तो चलिए, आज हम शरीर के एक बहुत ही फैसिनेटिंग सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। ये वो सिस्टम है जो हमें चोट लगने पर खून बहने से बचाता है, और हम उन खास लैब टेस्ट्स की गुत्थी को सुलझाएंगे जिनसे ये पता चलता है कि ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो एक तरह से हम मेडिकल डिटेक्टिव बनने वाले हैं। चलिए, इस केस को क्रैक करना शुरू करते हैं। देखिए, हमारा खून आमतौर पर हमारी नसों में बिल्कुल लिक्विड की तरह बहता है, लेकिन इसमें एक गजब की काबिलियत है। जैसे ही कहीं कोई चोट लगती है ना, ये कुछ ही सेकंड्स में जमकर एक सॉलिड प्लग बना लेता है ताकि खून बहना रुक जाए। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। सोचिए, अगर खून ज्यादा जमने लगे तो भी खतरनाक है, और ना जमे तो भी। और बस यहीं पर एक क्लिनिशियन का असली काम शुरू होता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमें पता लगाना होता है कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। इसीलिए शरीर के इस क्लॉटिंग सिस्टम की जांच करना और उसे समझना एक बहुत ही जरूरी स्किल है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले हीमोस्टैसिस की मूल बातों से शुरू करेंगे, फिर कोएगुलेशन कैस्केड नाम के एक नक्शे को समझेंगे, कुछ पुराने और नए टेस्टिंग टूल्स को देखेंगे, और आखिर में ये सीखेंगे कि इन टेस्ट के नतीजों से कहानी कैसे पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले केस की बुनियाद समझते हैं। हीमोस्टैसिस ये वो पूरी प्रक्रिया है जिससे शरीर खून का बहना रोकता है। इसे हम दो मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। प्राइमरी हीमोस्टैसिस मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्स। जैसे ही खून की नली में कोई कट लगता है, वहां प्लेटलेट्स नाम के छोटे छोटे सेल्स फौरन पहुंचकर चिपक जाते हैं। ये और प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचते हैं और सब मिलकर एक अस्थायी प्लग बना लेते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे किसी लीक पाइप पर फटाफट टेप लगा दिया गया हो। लेकिन वो जो प्लेटलेट प्लग है, वो उस टेप की तरह ही एक टेम्पररी फिक्स है। वो ज्यादा मजबूत नहीं होता। अब उसे सीमेंट की तरह पक्का करने के लिए शरीर एक दूसरा प्रोसेस शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं कोएगुलेशन कैस्केड। ये एक के बाद एक होने वाली केमिकल रिएक्शंस की एक पूरी चेन है। ये है हमारी जांच का मास्टर मैप। इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें दो शुरुआती रास्ते दिख रहे हैं, है ना? एक है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये दोनों रास्ते आगे जाकर एक कॉमन पाथवे में मिल जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस का सिर्फ एक ही मकसद है, फाइब्रिन नाम का एक मजबूत जाल बनाना, जो उस प्लेटलेट प्लग को एकदम मजबूत बना दे। तो सवाल ये है कि इन दोनों शुरुआती रास्तों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, मुख्य अंतर इनके शुरू होने की वजह में है। इंट्रिंसिक पाथवे तब शुरू होता है जब खून का संपर्क खून की नली के अंदर किसी डैमेज सतह से होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे बाहरी चोट लगने पर शुरू होता है, जब नली के बाहर के टिश्यू से एक खास टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। तो इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहरी। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये मैप है, तो चलिए उन शुरुआती टूल्स को देखते हैं जो इस सिस्टम की जांच के लिए बनाए गए थे। ये हमारी जांच के, कह सकते हैं, पहले सुराग हैं। सबसे पुराने और सबसे सीधे तरीकों में से एक था ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। इसका लॉजिक बहुत सिंपल था। मरीज की त्वचा पर एक छोटा स्टैंडर्ड कट लगाओ और स्टॉपवॉच से देखो कि खून बहना कितनी देर में बंद होता है। इससे हमें सीधे तौर पर प्राइमरी हीमोस्टेसिस यानी कि प्लेटलेट प्लग बनने की काबिलियत का पता चलता था। पर यह प्रक्रिया सुनने में जितनी सीधी लगती है, करने में उतनी नहीं थी। इसमें पहले बाह पर ब्लड प्रेशर का कफ लगाया जाता था, फिर एक खास ब्लेड से एक स्टैंडर्ड कट बनाया जाता था, और फिर हर 30 सेकंड में फिल्टर पेपर से खून को पोंछते हुए टाइम नोट किया जाता था। ये तब तक चलता रहता था जब तक कि पेपर पर खून का धब्बा आना बंद न हो जाए। तो अब सवाल उठता है कि हम आज इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसकी कई वजहें थी। एक तो इसके नतीजे बहुत भरोसेमंद नहीं थे, उन्हें स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल था। दूसरा, ये सिर्फ प्लेटलेट का काम बताता था, कोएगुलेशन कैस्केड के बारे में कुछ नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये मरीज के लिए काफी तकलीफदेह था और निशान भी छोड़ सकता था। इसीलिए इसकी इन सब कमियों की वजह से ये टेस्ट अब लगभग इस्तेमाल नहीं होता। तो उस पुराने टूल के बाद विज्ञान ने तरक्की की, और अब हम आते हैं मॉडर्न टूलकिट पर। इसमें हमारे पास दो बहुत ही जरूरी और भरोसेमंद टेस्ट हैं, पीटी और एपीटीटी। आज की तारीख में यही डायग्नोसिस की नींव हैं। पहला टेस्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसे हम शॉर्ट में पीटी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये खून के सैंपल को थक्का बनने में लगने वाले समय को सेकंड्स में मापता है, और ख़ास तौर पर यह हमारे मैप के एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे की जांच करता है। अब जरा हमारे मैप को फिर से देखिए।
पीटी टेस्ट खास तौर पर एक्सट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स 7 को और फिर कॉमन पाथवे के फैक्टर्स X, 5, 2 यानी प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर 1 यानी फाइब्रिनोजिन को परखता है। ये हमें क्लॉटिंग प्रोसेस के एक खास हिस्से की बहुत सटीक जानकारी देता है। पीटी का नतीजा तो सेकंड्स में आता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि अलग-अलग लैब के नतीजों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता था। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया गया जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो या INR। ये खास तौर पर उन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है जो वॉरफरिन जैसी खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, ताकि दुनिया में कहीं भी उनका टेस्ट हो नतीजा भरोसेमंद रहे। ठीक है, तो हमारे टूल किट का दूसरा अहम औजार है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी APTT। ये भी खून को जमने में लगने वाला समय ही मापता है, लेकिन ये हमारे मैप के दूसरे रास्ते यानी इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे की जांच करता है। एक बार फिर इस मैप पर नजर डालिए। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि APTT टेस्ट कैसे इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स 12, 11, 9, 8 और फिर कॉमन पाथवे के फैक्टर्स की जांच करता है। तो पीटी और APTT को एक साथ देखने पर हमें कोएगुलेशन कैस्केड की एक पूरी कॉम्प्लीमेंट्री तस्वीर मिलती है। APT की नॉर्मल रेंज करीब 25 से 35 सेकंड होती है और ये टेस्ट खास तौर पर उन मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो हिपैरिन ले रहे हैं, जो कि एक और खून पतला करने वाली दवा है। हिपैरिन मुख्य रूप से इंट्रिंसिक पाथवे पर असर करती है, इसलिए APTT उसकी निगरानी के लिए सबसे अच्छा टेस्ट है। ओके, तो अब हमारे पास टूल्स भी हैं और मैप भी। अब शुरू होता है असली डिटेक्टिव वर्क, यानी इन टेस्ट के नतीजों को समझना और बीमारी का पता लगाना। चलिए अब इन कोड्स को क्रैक करते हैं। चलिए एक सिनारियो लेते हैं। एक मरीज की रिपोर्ट आई है जिसमें पीटी तो बढ़ा हुआ है लेकिन APTT बिल्कुल नॉर्मल है। अब अपने मैप को दिमाग में लाइए। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे वाला टेस्ट धीमा है लेकिन इंट्रिंसिक वाला ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? बिल्कुल, इसका मतलब है कि गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक पाथवे में है। कॉमन पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे ठीक काम कर रहे हैं। इसके आम कारण क्या हो सकते हैं? फैक्टर 7 की कमी, विटामिन K की शुरुआती कमी, लिवर की बीमारी या फिर वॉरफरिन दवा का असर। वॉरफरिन खास तौर पर इसी रास्ते को टारगेट करती है। ठीक है, अब केस को पलट देते हैं। इस बार मरीज का APTT तो बढ़ा हुआ है लेकिन पीटी एकदम नॉर्मल है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इंट्रिंसिक पाथवे धीमा है लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये पैटर्न हमें सीधे इंट्रिंसिक पाथवे में किसी गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। इसके जो क्लासिक कारण है वो हैं हीमोफीलिया A या B, जिनमें फैक्टर 8 या 9 की कमी होती है। और हाँ, हेपरिन थेरेपी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसा हमने बात की थी, हेपरिन इसी पाथवे को ब्लॉक करती है। और अब सबसे मुश्किल केस, अगर किसी मरीज का PT और APTT दोनों ही बढ़े हुए हैं तो इसका क्या मतलब है? जब दोनों शुरुआती रास्ते खराब हैं तो इसका मतलब है कि समस्या या तो उस जगह पर है जहां ये दोनों रास्ते मिलते हैं, या फिर कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ है जो पूरे सिस्टम को ही प्रभावित कर रही है। तो इसका मतलब हो सकता है कि समस्या कॉमन पाथवे में है, जैसे फैक्टर X, V या II की कमी। या फिर लिवर बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि लिवर ही तो ज़्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। या फिर DIC जैसी कोई गंभीर स्थिति हो सकती है, जिसमें पूरे शरीर में क्लॉटिंग सिस्टम कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ये सारी थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल दुनिया में क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब कैसे काम आता है? चलिए देखते हैं कि डॉक्टर हर रोज इन नंबरों का इस्तेमाल मरीजों के देखभाल के फैसले लेने में कैसे करते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की, दुनिया भर में लाखों मरीज स्ट्रोक या क्लॉट्स से बचने के लिए वारफेरिन जैसी दवाएं लेते हैं। PT/INR टेस्ट उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसी से डॉक्टर उनकी डोज को एडजस्ट करते हैं ताकि वो एक सेफ रेंज में रहें, न क्लॉट बनने का खतरा, न ज्यादा ब्लीडिंग का। लिवर हमारे शरीर की फैक्ट्री है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाती है, खासकर फैक्टर 7, जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। इसलिए जब भी लिवर फंक्शन में कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले फैक्टर 7 का लेवल गिरता है और PT बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ा हुआ PT लिवर की खराबी का एक बहुत ही सेंसिटिव और शुरुआती संकेत हो सकता है। किसी भी बड़ी सर्जरी से पहले ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मरीज का क्लॉटिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं। PT और APT टेस्ट करके
सर्जन उन मरीजों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है और वो समय रहते ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। तो हमने देखा कि पीटी और एपीडीटी सिर्फ लैब रिपोर्ट के नंबर नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी बताते हैं। ये शरीर के नाजुक संतुलन की, बीमारी के सुरागों की और इलाज के असर की कहानी है। इन टेस्ट को अच्छी तरह समझना आपको एक बेहतर क्लिनिशियन बनने में मदद करेगा, ताकि आप इन सुरागों को जोड़कर अपने मरीजों के लिए सही फैसले ले सकें। ये वो कहानी है जिसे पढ़ना हर डॉक्टर को आना चाहिए।